सो फाइनली मेरे पास जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज है उसे मैं आप सबों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस के बारे में। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, चाहे वह पोइट्री हो या नॉवेल हो, तो हमें इस तरह के टर्म्स बार बार देखने को मिलते हैं या इनके एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं और हम उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए आपकी इस प्रॉब्लम को भी दूर कर देते हैं। तो हमारा पहला लिटरेरी टर्म है एब्सर्ड। एब्सर्ड या फिर एब्सर्डिटी, इसका एडजेक्टिव होता है एब्सर्डिटी। तो जो एब्सर्ड होता है उसका मतलब होता है बेवकूफ़। लिटरल मीनिंग इसका होता है बेवकूफ़। पर अगर लिटरेरी टर्म्स में इसकी बात की जाए, लिटरेचर में इसकी बात की जाए, तो एब्सर्ड का मतलब होता है एक ऐसा प्ले या एक ऐसा पोयम जिसका कोई प्लॉट नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब राइटर कुछ भी लिख देता है बिना मीनिंग के। इसकी ना तो हैप्पी एंडिंग होती है ना इसकी सैड एंडिंग होती है। मतलब इस प्ले में कुछ भी नहीं होता, कोई भी मोरल नहीं मिलता हमें लास्ट में और कोई भी ज्ञान नहीं मिलता, बस ये ऐसे ही लिखा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म जो है वह प्ले से रिलेटेड है। यह है एक्ट एंड सीन। तो एक्ट तो आप सभी जानते ही होंगे कि एक प्ले में कुछ एक्ट्स होते हैं, जैसे एक्ट वन, एक्ट टू, इस तरह के कुछ एक्ट्स होते हैं। और उसी एक्ट्स में कुछ सीन्स होते हैं, जैसे वार का सीन हो गया या फिर रोमांटिक सीन हो गया या फिर कुछ दूसरे तरह के सीन्स हो गए। तो ये सब एक्ट्स के अंदर होते हैं और उन्हें हम सीन कहते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर का जो रोमन हिस्ट्री है, मतलब जब इंग्लिश लिटरेचर उस टाइम पे थी जब रोम का काल चल रहा था, रोमन पीरियड चल रहा था, तो उस टाइम में ज़्यादातर जो एक्ट्स होते थे वो 5 एक्ट्स में लिखे जाते थे। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा शेक्सपियर का जो प्लेज है, जैसे मैकबेथ या टेम्पेस्ट, ओथेलो, तो ये सब जितने भी प्लेज हैं ये सब ज़्यादातर 5 एक्ट प्ले हैं। फिर धीरे धीरे जब टाइम पार होता गया, फिर 19th सेंचुरी आ गई। तो 19th सेंचुरी में अब यहाँ पे जो राइटर थे वह 4 एक्ट प्ले लिखने लगे। वो 5 एक्ट्स नहीं लिखते थे, ज़्यादातर लोग 4 एक्ट्स में ही अपने प्ले को लिखते थे। और अगर बात की जाए कंटेम्प्रेरी पीरियड की, मतलब अभी का जो ज़माना है 20 और 21st सेंचुरी जो है, इसमें जो लोग प्ले लिखते हैं वो अपने प्लेस को 3 एक्ट्स में लिखते हैं। उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं, केवल 3 एक्ट्स में लिखते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं एस्थेटिसिज्म या फिर एस्थेटिक मूवमेंट की। तो ये जो एस्थेटिक मूवमेंट है वह 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। और जो राइटर्स और विजुअल आर्टिस्ट होते थे उस टाइम पे, जो लिखते थे प्लेज या पोएम्स, तो वो हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। एस्थेटिक का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना। अब जैसे कि आप किसी चीज़ को देखते हैं, कोई फ्लावर या कोई पेंटिंग, तो आप बिना किसी जजमेंट के उस चीज़ की तारीफ़ करते हैं, भले वो अच्छा दिख रहा हो या फिर उसमें आपको कुछ और अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हों। तो इसे हम बोलते हैं एस्थेटिक। जैसे कि मान लीजिए अगर एक फ्लावर है या फिर कोई खाने की चीज़ है, आपको केवल देख करके ही वह अच्छा लग रहा है या फिर उसकी अच्छी सी स्मेल आ रही है और आप उसकी तारीफ़ करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं बिना उसके मोरल कैरेक्टर्स या दूसरी तरह की जजमेंट किए, तो फिर इसको बोलते हैं एस्थेटिक। और उस टाइम के जो राइटर्स होते थे वह इसी एस्थेटिक सेंस के ऊपर में लिखते थे। मतलब वो हर चीज़ को अप्रिशिएट करते थे बिना किसी मोरल जजमेंट या फिर सोसाइटी की जजमेंट के बगैर। पहले के कुछ प्लेज में या फिर पोएम्स में या नॉवेल्स में लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग होती थी या एक सैड एंडिंग होती थी या फिर हमें कुछ मोरल मिलता था उस आर्टिकल से या उस राइटिंग से, या फिर दूसरी तरह की कुछ जजमेंट की जाती थी उसके ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो। तो ये सब जो चीज़ें होती थी उस टाइम पे, या एस्थेटिक मूवमेंट आने के वजह से सब खत्म हो गई और एस्थेटिक मूवमेंट में बिना किसी जजमेंट के चीज़ों को लिखा जाने लगा।
आगे बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की, जो कि है अफेक्टिव फैलेसी। तो अब अफेक्टिव फैलेसी क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए आप किसी पोयम को पढ़ते हैं तो आपको उसमें खुशी का एहसास हो या फिर गम का एहसास हो, पर ज़रूरी नहीं है कि अगला कोई इंसान अगर उसी सेम पोयम को पढ़ रहा हो तो उसे भी खुशी या गम हो। उसके मन में कुछ दूसरे टाइप के इमोशंस भी आ सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि वह उस पोयम को पढ़ के गुस्सा करने लगे, या फिर वो एंग्जियस हो जाए, या फिर नर्वस हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है, एक एक इंडिविजुअल के ऊपर, कि हम किसी आर्टिकल को, किसी राइटिंग को किस तरह से जज करते हैं, हमें वह पढ़ के अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है। मान लीजिए आप एक पोयम पढ़ रहे हैं या फिर एक स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसमें एक इंसान का पैर टूट जाता है एक्सीडेंट होने की वजह से, तो इस स्टोरी या पोयम को पढ़ के हो सकता है कि आपको बुरा लगे, या फिर आपका जो दोस्त है हो सकता है उसे यह पोयम पढ़ के अच्छा लगे। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको कोई फीलिंग ही ना आए, बस पढ़ने के लिए उसने पढ़ लिया हो। तो यह जो होता है उसे हम बोलते हैं अफेक्टिव फैलेसी। और इसी अफेक्टिव फैलेसी को जो उस समय के नॉवलिस्ट या राइटर्स थे वो इसे क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि जिस रीज़न की वजह से उनका जो लेख है वो लिखा गया है, उसी रीज़न की वजह से इंसानों को उसे समझना चाहिए। मतलब जो रीडर्स है उन्हें उसी वे में उस आर्टिकल या उस राइटिंग को समझना चाहिए जिस वे में राइटर चाहता है कि रीडर्स समझे। तो चलिए अब नेक्स्ट लिटरेरी टर्म को समझ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एलियनेशन इफेक्ट। एलियनेशन का अगर हम दूसरा वर्ड निकालें तो इसका मतलब होता है आइसोलेशन, मतलब कि अकेले रहना। तो यह जो टर्म है वो बहुत जगह यूज़ होता है नॉवेल्स या फिर पोएम्स में। जैसे आपने भी बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स या फिर फिक्शंस पढ़े होंगे जिसमें एक कैरेक्टर होता है और वो किसी वजह से वो खुद को एलिनिएट कर लेता है, मतलब खुद को सोसाइटी से अलग कर लेता है, क्योंकि हो सकता है कि वो डिप्रेशन में हो और उसके खुद के इमोशंस के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और इसी कारण से वह सबसे दूर हो जाता है। अब एलियनेशन भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिजिकल एलियनेशन, मतलब किसी इंसान को अगर किसी चीज़ का बुरा लगा हो तो वह अपने सामने वाले इंसान जिससे वह नाराज़ हो या गुस्सा हो या उसका बिहेवियर उसे पसंद ना हो, वह उससे दूर चला जाता है, मतलब वह उससे मिलना जुलना बंद कर देता है। फिर सेकेंड टाइप होती है मेंटल एलियनेशन। इसका मतलब होता है जब किसी इंसान के इमोशंस आपस में कन्फ्लिक्ट करने लगे, उन्हें मन की शांति ना मिले, तो वह खुद को सबसे अलग कर लेता है या फिर खुद को इमोशनली सबसे डिटैच कर देता है, खुद को सबसे अलग थलग कर लेता है और अलग रहने लगता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेंटल एलियनेशन में या फिर मेंटल आइसोलेशन में रहना चाहता हो वह फिज़िकल एलियनेशन में भी रहना चाहता हो, क्योंकि फिज़िकल एलियनेशन में तो इंसान किसी इंसान से मिलता नहीं है, पर मेंटल एलियनेशन ऐसा होता है कि बस इमोशनल कनेक्शन जो होता है वह टूट जाता है। हमारा नेक्स्ट टर्म है एलेगरी। एलेगरी तो आप सबों ने बहुत पहले ही पढ़ा होगा और हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे इसका मतलब, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार समझा देती हूँ। एलेगरी बेसिकली सिंबॉलिज्म होता है। अगर किसी लाइन में, सेंटेंस में या किसी पर्टिकुलर वर्ड में किसी थिंग या किसी पर्सन को डिस्क्राइब किया गया है एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ, वह कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकती है, जैसे गुस्सा या फिर सैडनेस या हैप्पीनेस। तो इस तरह अगर कोई चीज़ें किसी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करती है तो हम बोल सकते हैं कि यह एक एलेगरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेन जॉनसन का जो प्ले है एवरी मैन, उसमें एवरी मैन नाम का एक इंसान होता है। तो
प्ले में तो वो एवरी मैन एक पर्टिकुलर इंसान होता है, पर उस प्ले का जो मीनिंग है, जो उसका कंसेप्ट है कि एवरी मैन इस दुनिया के हर एक इंसान को डिस्क्राइब करता है कि यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, पर्सन होते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, वगैरह वगैरह। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बहुत ही सिंपल होता है, इसे हम टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं एक तरह से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, हम जो बोलते हैं टंग ट्विस्टर कि बेटी बटलर बॉट सम बटर बट द बटर वाज सो बिटर, सो बेटी बटलर बॉट बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। तो इस लाइन में बी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एल्यूजन। और एल्यूजन और इल्यूजन अलग होता है, तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो एल्यूजन क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो किसी चीज़ को रेफर करना या किसी चीज़ का रेफरेंस को ही हम एल्यूजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कहानी पढ़ी हो, तो उस कहानी से रिलेटेड कोई राइटर दूसरी कहानी भी लिखता है जिसमें उस पहले वाले कहानी के कुछ कॉन्टेक्स्ट को वो वहाँ पे इंक्लूड करता है, तो इसे हम एल्यूजन कहते हैं। एल्यूजन में हम एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ने मैकबेथ पढ़ी होगी अच्छी तरह से, तो वह विलियम फॉल्कनर का द साउंड एंड द फ्यूरी को भी अच्छे से समझ सकता है। उसी जगह अगर किसी ने हैमलेट पढ़ी होगी, तो हैमलेट में एक टर्म है योरिक। तो ये जो योरिक होता है उसे लोग अच्छी तरह से समझते हो अगर, तो वह डेविड फॉस्टर वेलेस का इनफाइनाइट जेस्ट को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मतलब आप अगर किसी चीज़ के बैकग्राउंड के बारे जानते हैं या उनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो आप उससे रिलेटेड किसी भी पोयम या किसी भी टेक्स्ट को आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको एल्यूजन का और एक एग्जाम्पल बता देती हूँ जो कि इंग्लिश लिटरेचर से है और यह इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से है। इसका टाइटल है डेथ इन द फॉरेस्ट। इसे औरोबिंदो ने लिखा था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो राजा सत्यवान था और उसकी जो वाइफ थी सावित्री, तो इसी के ऊपर बेस्ड है यह जो पोयम है डेथ इन द फॉरेस्ट। तो अगर आप सत्यवान और सावित्री की स्टोरी जानते हैं अच्छी तरह से, तो आपको यह पोयम डेथ इन द फॉरेस्ट समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यही होता है एल्यूजन, और इसीलिए हम एल्यूजन को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि यह एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट को कनेक्ट करके सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए कि आप किसी लड़के या लड़की को पसंद करते हैं, तो फिर आप जब उसे पसंद करते होंगे तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि क्या पता वो सामने वाला बंदा या बंदी मुझे भी पसंद करता होगा या नहीं। मतलब आपके अंदर एक सवाल होता है, एक कन्फ्यूज़न होती है कि क्या पता कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। बोलने का मतलब है जहाँ पे एक से ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट होते हैं, मतलब दो तीन पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होते हैं, उसे हम कहते हैं एम्बिग्विटी। अपने टेक्स्ट या पोयम या फिर जो भी वर्क होते थे उन्हें इंटरेस्टिंग और कम्प्लेक्स बनाने के लिए ही जो राइटर्स होते थे वह एम्बिग्विटी का यूज़ करते थे, ताकि जो रीडर है वह कुछ और सोचे। मतलब रीडर के ऊपर डिपेंड करता था कि वह इसके बारे में क्या सोचता है, वह अपनी सोच को किस लेवल तक ले जाता है। तो इसीलिए एम्बिग्विटी का यूज़ होता था। आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एंटी हीरो। हीरो तो आपने सुना ही होगा, जो सबसे बेस्ट होता है, जो मार धाड़ करता है फिल्मों में, उसे हम हीरो कहते हैं। तो इसी तरह से प्ले में भी हीरो होते थे। और एक होता है एंटी हीरो। एंटी हीरो वो होता है जो कि मेन कैरेक्टर तो रहता है,
पर उसका वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। मतलब उसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं होता जो एक हीरो में होना चाहिए। जैसे कि एक हीरो बहादुर होता है पर एंटी हीरो बिल्कुल भी बहादुर नहीं होता है। उसी तरह से और भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि केवल हीरो में होते हैं पर वो एंटी हीरो में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और मेन कैरेक्टर होने के बावजूद भी वह हमें प्लीज़ नहीं करता है, मतलब हमें उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वह एक आम आदमी की तरह ही उस प्ले में दर्शाया जाता है। हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस मतलब अपोजिट। कोई भी चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट अगर लिखी जाती है, मतलब एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में अगर लिखी जाती है, तो उसे हम एंटीथीसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लव इज़ द एंटीथीसिस ऑफ सेल्फिशनेस। इसका मतलब होता है कि लव में हम जब होते हैं तो हम अपना हर कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं रहते। मतलब बोलते हैं ना, जो मेरा है वह तेरा है। उसी तरह से लव में हम हर कुछ देने के लिए रेडी रहते हैं और उसी जगह सेल्फिशनेस में हम खुद के बारे में सोचते हैं। बस खुद से मतलब होता है हमें। तो इसी को बोलते हैं एंटीथेसिस। हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है आर्केइज्म। आर्केइज्म मतलब आउटडेटेड या ओल्ड फैशन्ड। मतलब कोई भी चीज़ जो पुराने ज़माने की लिखी गई हो या फिर कोई भी थिंग हो, पर्सन हो, कोई भी चीज़, मोनूमेंट से लेकर के हर चीज़ को हम आर्केइज्म में लिख सकते हैं। हम किसी वर्ड, किसी सेंटेंस या किसी के लिखने के तरीके को भी आर्केइज्म कह सकते हैं अगर वो पुरानी तरह का हो, या फिर किसी फ्रेज़ को या किसी फैशन को। मतलब कोई भी चीज़ जो कि पुरानी हो चुकी है और हम उसे आज के ज़माने में दर्शाते हैं, चाहे वो लैंग्वेज ही क्यों ना हो, उसे हम आर्केइज्म कह सकते हैं। और वह कोई भी चीज़ जो पुरानी हो जाती है वह आर्केइक होती ही होती है। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है आर्कीटाइपल। आर्कीटाइपल का सीधा सीधा मतलब होता है सिमिलैरिटी। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर हीरो की बात करूं तो इस वर्ल्ड में जितने भी हीरोज़ हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। जैसे सारे ही हीरो बहादुर होते हैं और उन्हें लोगों को बचाना, उनकी रक्षा करना अच्छा लगता है। उसी तरह से जो विलन होते हैं उन सारे विलन्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है। जैसे कि सारे जो विलन होते हैं वह बुरे होते हैं, वल्गर होते हैं। हो सकता है कि वह जंगलियों जैसे रहते हो, बिल्कुल भी सिविलाइज्ड नहीं रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम आर्कीटाइपल। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एटमॉस्फेयर। जैसे आप भी कभी मूवी देखते होंगे या फिर उस ज़माने में, पुराने ज़माने में जो प्लेज होते होंगे जब वह परफॉर्म किए जाते होंगे, तो उसके स्टार्टिंग में या फिर बीच बीच में भी कुछ एटमॉस्फेयर बनते हैं। जैसे कि अगर कुछ बुरा होने वाला है तो एटमॉस्फेयर भी उसी के हिसाब से बदल जाएगा। काले बादल छा जाएंगे, बारिश होने लगेगी, आंधी चलने लगेगी और इसी तरह की कई भी चीज़ें होने लगती है। तो इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। फिर हमारा लास्ट लिटरेरी टर्म है ऑथर एंड ऑथरशिप। तो जो भी इंसान किसी चीज़ को लिखे तो वह उसका ऑथर हो जाता है। मान लीजिए कि आपने एक पोएम लिखी हो या एक शॉर्ट स्टोरी लिखी हो या कोई फिक्शन या नॉवेल लिखा हो, तो आप उसके ऑथर कहलाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे लिटरेरी टर्म्स एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो भी ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें।